वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग एसएससी, बैंक, रेलवेज या जहां कहीं भी अंग्रेजी के विषय का महत्वपूर्ण स्थान है वहां सब परीक्षाओं के लिए एक सीरीज चला रहे हैं और वो सीरीज का आज 8वां दिन है। हम लोग 8वें दिन में दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियोस को ना देखा हो तो उसे देख लीजिए। अगर आप पहले दिन हो क्लास यहाँ पे तो अपने रिव्यूज जरूर दे दीजिएगा कैसी आपको क्लास लगी पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग इंग्लिश की एक सीरीज चला रहे हैं जो कंटिन्यूअस है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, पहले यह सीरीज जो है वो 8 बजे आया करती थी प्रतिदिन। अब इस सीरीज का टाइम जो है वो 5 बजे शाम को होगा। तो 5 PM हर दिन तैयार रहिएगा ताकि इंग्लिश की पूरी सीरीज एकदम निःशुल्क आपको उपलब्ध रहेगी रेगुलर पैटर्न पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर 8वां है और विषय जो है, टॉपिक जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 2 वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जहां पे हम आज आपसे कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। कल की क्लास बहुत अच्छी थी, आज की भी अच्छी होगी। बस आप एक काम कर लीजिए, जब तक मैं समराइज करता हूं कल के लेक्चर को, कल क्या क्या हुआ, कैसे चीजें पढ़ा हम लोगों ने, ये समराइज जब तक करता हूं तब तक वही चुनावी विज्ञापन याद रखिए कि याद तो हो ही गया होगा कि अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना। ये हम लोग का विज्ञापन है जो लगातार हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें से जितने भी नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो पुराने लोग होंगे अपने दोस्तों तक वीडियोस को शेयर कर देंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया था कुछ कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से, और वो कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड थे वहां पर हम लोगों ने अ नंबर ऑफ की चर्चा की थी। ठीक है, और द नंबर ऑफ की चर्चा की थी। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने डिस्कशन जो किया था वो मोर देन वन के बारे में किया था और मोर नाउन देन वन के बारे में किया था। मोर प्लस नाउन देन वन के बारे में किया था। इसके बाद हम लोगों ने एक और बात बताई थी या पढ़ी थी, वो था कि कैसे एडजेक्टिव जो है वो नाउन बन जाता है और किस नंबर का नाउन बनता है और क्या डिफरेंस होते हैं उनमें। हमने आपको एक और बात बताई थी कि वर्ब कैसे नाउन का काम करता है और जब ये नाउन का काम करेगी वर्ब तो किस नंबर में होगी और कैसे इसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी जो हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा हुआ था। अगर आपने इन सभी चीजों को नहीं समझा हो तो आप पुराने वीडियोस को, मतलब इसके एक दिन पहले के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, हाँ, ये सीरीज लगातार चल रही है, आपको पता ही है, इसके लिए कोई चार्जेस है नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी फ्रेंड्स हो उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के तीसरे 3rd डे है। आज हम लोग का तीसरा दिन है और तीसरे दिन पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, मैंने आपसे पूछा नहीं कैसे हैं आप सब, जरूर बता दीजिए, अच्छे होंगे मुझे लगता है। तो चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनकी ही बात कर लेते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट को लेकर के जो कि परसेंट और परसेंटेज ऑफ के बारे में है। परसेंट ऑफ, ठीक है, या परसेंटेज ऑफ के बारे में। तो जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के बारे में, तो आज की क्लास हम लोग परसेंट और परसेंटेज ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। कैसे कहानी चलेगी और किस तरह से मिस्टेक परीक्षाओं में पूछी जाएंगी, इन बात पे डिस्कशन किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी किसी वाक्य में उसकी शुरुआत परसेंट ऑफ से होती है, तो अगर वाक्य की शुरुआत परसेंट ऑफ से होती है तो परसेंट ऑफ के बाद जो नाउन होगा ना, वो 2 तरीकों का हो सकता है, या तो काउंटेबल हो सकता है और या तो अनकाउंटेबल हो सकता है। मतलब इसके बाद जो नाउन होगा या तो कैसा होगा, काउंटेबल होगा, और या तो कैसा होगा,
अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए परसेंट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है, तो अभी मैं पहली बार आपको काउंटेबल का ही बात कर देता हूं, फिर उसके बाद अनकाउंटेबल पे बात करेंगे। परसेंट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो जैसा बच्चों बताया था, ऑफ के बाद का काउंटेबल नाउन कैसा, प्लूरल रहेगा। और वैसे ही अगर परसेंटेज ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो ऑफ के बाद का नाउन सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये तो बात सबको एकदम समझ में आ गई होगी कि जब कभी भी हम लोग वन ऑफ के बाद का नाउन काउंटेबल रखते हैं तो प्लूरल रखते हैं, जब कभी भी हम लोग परसेंट ऑफ के बारे में रखते हैं तो प्लूरल रखेंगे, परसेंटेज रखेंगे तब पर भी प्लूरल रखेंगे, अ नंबर ऑफ रखेंगे तब पर भी प्लूरल रखेंगे, द नंबर ऑफ रखेंगे तब पर भी प्लूरल ही रखेंगे। तो ये बात तो तय है कि परसेंट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, परसेंटेज ऑफ के बाद भी काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा। बट द डिफरेंसेस, इसके बाद जब हम वर्ब का यूज करेंगे बच्चों ना, तो यहां से यहीं पे कॉन्सेप्ट समझना है कि जब इसके बाद वर्ब यूज की जाएगी तो वो अलग अलग यूज की जाती है। देखो, अगर परसेंट ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, ठीक है, और वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। और अगर परसेंटेज ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो फिर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, थोड़ा सा बातें समझ में आई होंगी कि परसेंट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन भले ही प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, जैसा नाउन वैसी वर्ब। लेकिन परसेंटेज ऑफ के साथ थोड़ा सा उल्टा हो रहा है ना, कि परसेंटेज ऑफ के साथ काउंटेबल नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। इसको समझाने के लिए आइए हम आपको एकदम बेसिक से परसेंट ऑफ के बारे में एक एक करके समझाते हैं। तो आज की हमारी कहानी ऐसे चलती है कि परसेंट ऑफ के साथ दो स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके बाद नाउन जो है वो काउंटेबल हो सकता है और या तो इसके बाद नाउन कैसा हो सकता है, अनकाउंटेबल हो सकता है। तो परसेंट ऑफ के बाद का नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो सकता है। परसेंट ऑफ के बाद का नाउन काउंटेबल होगा तो बच्चों हमेशा कैसा होगा, प्लूरल होगा। और परसेंट ऑफ के बाद नाउन अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि वैसे भी आप लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है। तो अभी दो स्ट्रक्चर ध्यान में आया ना, परसेंट ऑफ के साथ कैसा, दोनों नाउन आ सकता है। परसेंट ऑफ के बाद नाउन अगर प्लूरल मतलब काउंटेबल तो प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल तो सिंगुलर। तो ध्यान रखोगे, अगर मान लो इसके बाद हमें वर्ब लगानी पड़े, इन दोनों के बाद हमें वर्ब लगानी पड़े, तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा जैसा नाउन वैसी वर्ब। तो नाउन कैसा, प्लूरल, तो वर्ब कैसी, प्लूरल। नाउन कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। तो इतनी देर से बात कर रहे थे हम लोग, एक कंक्लूजन पे आते हैं कैसे समझना है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर परसेंट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। और परसेंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। या इन शॉर्ट हम ऐसे रट सकते हैं कि परसेंट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब, परसेंट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब। तो परसेंट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, परसेंट ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। हाँ, यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि काउंटेबल हमेशा ही प्लूरल में आएगा चूंकि ऑफ के बाद के स्ट्रक्चर में। तो परसेंट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। परसेंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर और वर्ब भी हमेशा और हमेशा ही सिंगुलर रहेगी। आइए इसके एग्जाम्पल दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक वाक्य लिख लेता हूं कि मैं बोलूं द परसेंट ऑफ वाटर या पोटेबल वाटर, द परसेंट ऑफ पोटेबल वाटर no is or are decreasing, परसेंट ऑफ पोटेबल वाटर इज और आर डिक्रीजिंग। एक और वाक्य लिख लेते हैं, मैंने कहा द परसेंट ऑफ वॉइस ना, या मैं ऐसा लिख दूं, वेट अ मोमेंट, दोनों को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूं वेट अ मोमेंट, इसको मैं फिर से लिख देता हूं,
मैं लिख दूं 20% ऑफ पोर्टेबल वाटर इज या आर इज और आर इम्प्योर। ठीक है, और एक सेंटेंस लिख लेते हैं जहां पे लिखा हुआ है 20% ऑफ बॉयज 20% ऑफ बॉयज इन क्लास आर और इज लेबोरियस। राइट, दो सेंटेंसेस लिख रखे हैं। एक तो मैंने लिख रखा है कि 20% ऑफ पोर्टेबल वाटर 20% ऑफ पोर्टेबल वाटर इज या आर इम्प्योर। देखो परसेंट ऑफ लिखा हुआ है और उसके बाद नाउन कैसा, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमेशा किसको लेगा, सिंगुलर को लेगा, प्लूरल को नहीं लेगा। यहां पे देखो 20% ऑफ किसका, बॉयज नाउन बहुवचन, तो वर्ब भी कैसी, बहुवचन। बोलिए क्या परसेंट ऑफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया? परसेंट ऑफ के बाद जैसा नाउन 20% ऑफ, 30% ऑफ, 1% ऑफ, 5% ऑफ, 6% ऑफ, कुछ भी लिख दिया जाए। अगर उसके बाद का नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर उसके बाद का नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें किसकी, परसेंटेज ऑफ की, देखो जबकि अगर हम बात करें किसकी, परसेंटेज ऑफ की, तो परसेंटेज ऑफ के बाद नाउन कैसा, अगर अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर, अगर काउंटेबल आएगा तो प्लूरल। राइट, तो परसेंट ऑफ के बाद भी काउंटेबल अनकाउंटेबल आ सकता है और परसेंटेज ऑफ के बाद भी अनकाउंटेबल या काउंटेबल आ सकता है। दोनों में अंतर बस इतना है कि चाहे जैसा नाउन आए वर्ब हमेशा और हमेशा कैसी लिखिएगा, सिंगुलर लिखिएगा। मतलब कि परसेंटेज ऑफ के साथ हमेशा वर्ब कैसी, सिंगुलर। चलो दो बातें ध्यान रखो परसेंट और परसेंटेज के बारे में। परसेंट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी वर्ब। परसेंट ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और परसेंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे जैसा नाउन, चाहे तो काउंटेबल, चाहे तो अनकाउंटेबल, चाहे तो प्लूरल, चाहे तो सिंगुलर, परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे जैसा नाउन आए वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या पढ़ा हम लोगों ने कि परसेंट ऑफ के बाद चाहे जैसा नाउन वैसी क्रिया। मतलब कि मैं एक एग्जांपल साथ में ले लेता हूं दोनों के, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं लिख दूं 3% ऑफ my land is 3% of, wait a moment, farmers land of farmers land is or are unproductive. थ्री परसेंट ऑफ फार्मर्स लैंड इज और आर अनप्रोडक्टिव। फिर एक लिख लिया 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 5% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैज और हैव submitted their fee. Right. एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। The percentage of boys is or are decreasing. और एक और सेंटेंस लिख देते हैं द परसेंटेज ऑफ
परसेंटेज ऑफ मनी या द परसेंटेज ऑफ वाटर इज और आर डिक्रीजिंग. तो आई हैव रिटन 4 sentences. Now you people look at it. आप इसमें देखिए और फाइंड करिए क्या गलती है और क्या करेक्शन हो सकता है. एक बार देखिए और फिर रिप्लाई करिए कौन सा सही कौन सा गलत या क्या मिस्टेक है. चलिए पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं. लिखा हुआ है 3% ऑफ. तो परसेंट ऑफ के बाद लिखा हुआ है किसानों की जो जमीन है, तो ये अनकाउंटेबल है ना. तो क्या कहा था, परसेंट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी क्रिया. अनकाउंटेबल सिंगुलर होती है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा दीजिए. ऐसे ही 5% ऑफ लिखा हुआ है. परसेंट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी क्रिया. परसेंट ऑफ के बाद नाउन कैसा है, प्लूरल. तो परसेंट ऑफ के बाद नाउन बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की. देखो मैं चाहूं तो आपको इसको हिंदी निकाल के भी समझा सकता हूं, बट क्या ही जरूरत है. परीक्षा हिंदी निकालने से सॉल्व नहीं होगी, बल्कि और कंफ्यूजन की स्टेट में आप आओगे. अगर कभी किसी सेंटेंस में परसेंट ऑफ दिया होगा तो 100% उसकी मिस्टेक जो होगी वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएगा. वर्ब में बनाएगा, प्रोनाउन में बनाएगा, नाउन में बनाएगा, राइट. तो ऐसे ही बनाएगा हमेशा. देखो नाउन तो ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन दोनों प्लूरल ही होता है ना. काउंटेबल ये भी प्लूरल था, वो तो अनकाउंटेबल है, तो फिर वैसे ही रहेगा. यहां देखो परसेंटेज ऑफ लिखा हुआ है. परसेंटेज ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन बहुवचन में है, लेकिन मैंने क्या कहा था, परसेंट ऑफ के बाद जैसा नाउन वैसी क्रिया. लेकिन परसेंटेज ऑफ के साथ तो चाहे जैसा नाउन हमेशा एक वचन की ही क्रिया लगाओगे. ये तो वही हाल है ना. क्योंकि जैसे बोलो कि 100 लड़का है और मैं बोल दूं कि उसके 2% 10%, तो 2% 10% जब भी निकालोगे ना तो हम एक्चुअली प्लूरल ही पाएंगे आंसर में. लेकिन अगर परसेंटेज बोल दें तो चाहे जितने लड़के हों उनका जो परसेंटेज आएगा वो तो सिंगुलर ही हमेशा आएगा. तो परसेंटेज हमेशा एक वचन है और परसेंट डिफर करता है. अगर काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है प्लूरल अर्थ देने में तो प्लूरल हो जाता है, और जब सिंगुलर अर्थ देता है तो सिंगुलर हो जाता है. इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. एक बात याद रखनी है, परसेंट ऑफ के बाद नाउन बहुवचन, क्रिया बहुवचन. परसेंट ऑफ के बाद नाउन एक वचन मतलब अनकाउंटेबल, तो क्रिया भी एक वचन. लेकिन परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे जैसा नाउन, क्रिया हमेशा और हमेशा एक वचन ही रहेगी. बताइए आपको इतनी बातों में कौन सी दिक्कत है, क्या ऐसा है जो नहीं समझ में आया? क्या आज के बाद अगर कभी परसेंट और परसेंटेज ऑफ की कहानी आ जाएगी तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कोई दिक्कत हो बताइए. परसेंट या परसेंटेज ऑफ के बारे में अगर कोई समस्या हो तो क्या आप इसे आसानी से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी से, बोलिए भाई. समझ में आया इतना बात? डन भाई. चलो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो. आइए हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं और जो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से ही जुड़ा हुआ है. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जुड़े हुए इस नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं. देखो जैसे कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक और सेंटेंस लिखा हुआ है और बीच में जो है, बीच में रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है. कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है. और ये रिलेटिव प्रोनाउन सामान्यतः जो है वो या तो हु होता है, या तो हुम होगा, या तो विच होगा, और या तो दैट होगा. हु, हुम, विच और दैट. तो अगर मान लीजिए कि एक कोई सेंटेंस है, जैसे मानो कि ये पूरा सेंटेंस है और यहां पे लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, और जहां पे ये रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है उसी के तुरंत बाद यूज करी जानी है वर्ब. ठीक है. तो जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश करिए. रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद जो भी वर्ब आती है, फिर से
रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई नंबर नहीं होता। आप कभी डिसाइड मत करना कि हु सिंगुलर होता है या रिलेटिव प्रोनाउन में विच सिंगुलर होता है, दैट सिंगुलर होता है, नहीं डिसाइड करो। इनके अपने कोई नंबर नहीं होते। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब लगनी है तो हमेशा और हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आया होगा हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और ये जो नाउन या प्रोनाउन है इसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट बना कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। ये एक कॉन्सेप्ट आपने समझा कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आने वाली क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होती है। इसका मतलब मैं ये कह रहा था जैसे लिखा हो कभी सेंटेंस कि ही इज माई फ्रेंड हु हैज और हैव come just. He is my friend who has come just या who have come just। बस इतना ध्यान रखना है। ये who बीच में आया है ना तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। मैंने क्या कहा अभी, who, whom, which और that दो वाक्यों के बीच में अगर आ जाएं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करते हैं। और इसके तुरंत बाद लगनी है वर्ब और इसके तुरंत पहले आया हुआ है नाउन। नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। नाउन कैसा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। जैसे एक सेंटेंस में लिख दूं, इट इज आई हु इज और एम टू बी ब्लेम्ड। इट इज आई हु एम टू बी ब्लेम्ड। चलो सेंटेंस को समझो। इट इज आई लिखा हुआ है और यहां पे हु बीच में आया, बताओ रिलेटिव प्रोनाउन होगा कि नहीं होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो इसके बाद की जो क्रिया आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, आई के अकॉर्डिंग होगी। आई के हिसाब से एम होगा ना कि इज। ठीक है। और यहीं से नोट करके एक बात लिख लो कॉपी में, लिखो बच्चों, गलत मत कर देना कि इट के साथ जब कभी भी कोई क्रिया आती है तो इज आता है, पहली बात। और उसके बाद इट इज के बाद या इट वॉज के बाद अगर कभी भी कोई भी नाउन आएगा या कभी भी कोई भी प्रोनाउन आएगा तो इट इज के बाद जब कभी भी कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा तो 100% वो हमेशा और हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कहीं पे इट इज लिखा हो तो इट इज के बाद मी नहीं आएगा बल्कि मी की जगह पे सब्जेक्ट आई लिखा होगा। और बच्चों कभी भी अगर मान लीजिए इट इज दे लिखा जाए तो इट इज देम नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इट इज दे होगा। क्योंकि इट के बाद वर्ब इज किसके लिए आया है, इट के लिए आया है। और इट इज के बाद जब कभी भी इंट्रोड्यूस करेंगे किसी को तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। ध्यान रखना, इट इज अथवा इट वॉज के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। कभी कभी इट्स मी लिख दिया जाता है, इनकरेक्ट होता है, इट इज आई होगा। ठीक है। एक और मिस्टेक कभी कभी होती है कि यहां दे लिखा हुआ है तो यहां कभी कभी आर कर देगा, जो गलत होगा बच्चे। आर करना तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि करता तो इट है, तो इट के हिसाब से हमेशा और हमेशा इज ही लगेगा। कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि इट इज आई, इट आर दे हो जाएगा और इट इज ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ही के हिसाब से थोड़े लगा रहे हो, इट के हिसाब से लगा रहे हो। तो इट के साथ हमेशा इज रहेगा और उसके बाद जो करता होगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं ये कह रहा था अगर कहीं पर लिख दिया जाए इट आर दोज बॉयज, इट आर दोज बॉयज हु हैज और हैव कॉल्ड यू। ठीक है। अब सोचो और समझो थोड़ा सा। मैंने कहा इट आर, ये गलत हो गया ना भाई, दोज बॉयज के हिसाब से थोड़ी लगाना। इट एक वचन है तो हमेशा क्या होगा, इट इज। और यहां पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो हु के बाद की क्रिया बॉयज के हिसाब से होगी, इसलिए हैज नहीं हैव होगा।
क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा और हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होती है। और रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कौन है, उसी के पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन। जैसे अगर मैं कह दूं कि इंडिया या ही इज, मैं एक सेंटेंस यहां पे लिख देता हूं, ही इज among those boys, he is among those boys na, who has or have appeared in exam। देखो सेंटेंस बहुत इजी है, बस समझना है। अगर हिंदी विंदी निकालोगे तो सोच लोगे कि ही का बात हो रहा है, इसलिए ही के हिसाब से यहां पे हैज लगा सकते हो आप, लेकिन बस सोचते चलो। यहां पे लिखा हुआ है ही और उसकी वर्ब इज है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अमंग दोज बॉयज, कोई दिक्कत है नहीं यहां तक। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद की क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग कर दो, तो यहां पे क्या कर दोगे, बॉयज के हिसाब से हैव कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बनना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन का केस भी आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने दो चीजों की बात करी, रिलेटिव प्रोनाउन भी आपको सिखा दिया और इसके साथ साथ उसके केस भी कैसे बनेंगे वो भी। अभी इसमें कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे वन ऑफ द एंड ओनली वन ऑफ द केसेस होते हैं, बट आई शैल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और लास्ट डिस्कशन हमें करना है, और वो मुझे आपको बताना है किसके बारे में, जैसे कि एक वर्ड आप देखते हो ऑल के बारे में। पहले एक बात बताओ सारे लोग कि जितना अभी तक पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं है, वो चीजें क्लियर हुई, कंफर्म हुई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कुछ भी रिपीट करें ऐसा समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो चलो फिर ऑल के केसेस को देख लो। देखो ऑल के साथ कभी कभी ऑल इज वेल सुना होगा और कभी कभी ऑल आर वर्किंग भी सुना होगा। तो ऑल के साथ ये कहानी है कि ऑल जब कभी भी व्यक्तियों की बात करता है तो ये प्लूरल होता है, लेकिन ऑल कभी कभी जब सब कुछ का अर्थ देता है, एवरीथिंग के अर्थ में यूज होता है, तो ये सिमिलर होता है। जैसे एक सेंटेंस अगर हम लिखें कि यहां पे लिख दिया जाए ऑल इज वेल, या मैं लिख दूं ऑल इज रनिंग वेल, ऑल इज रनिंग वेल। और एक सेंटेंस ऐसा लिख दें कि यहां पे लिख दिया जाए कि ऑल हैव participated in game, all have participated in games, right? तो देखो बस सेंटेंस को समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद ही क्लियर हो जाएगा। यहां पे ऑल इज वेल, इसी ऑल की जगह पे एवरीथिंग भी लगा सकते हैं, एवरीथिंग इज वेल, और दूसरे ऑल की जगह पे भी एवरीथिंग लगा सकते हैं, एवरीथिंग इज रनिंग वेल। तो जब जब ऑल जो है वो एवरीथिंग का अर्थ देता है, तो बताओ वो सिमिलर होगा कि नहीं होगा, और वर्ब सिमिलर होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब ऑल व्यक्तियों के लिए यूज करने लगे, ऑल व्यक्तियों को डिनोट करने लगे, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बात की हो कि गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, तो गेम में पार्टिसिपेट कौन करेगा, व्यक्ति ही करेंगे, तो वहां पर ऑल प्लूरल की तरह काउंट होगा और हैव होगा ना कि हैज। ठीक है, तो क्या आपको ये पूरी कहानी समझ में आई ऑल के बारे में, कैसे कब इज लगाओगे कब आर लगाओगे? क्या आपको ये समझ में आया कि कैसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के केसेस को टैकल करेंगे सामान्य सेंस में या सामान्यतः? कुछ उसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे, ठीक है। और क्या आपको ये समझ में आया कि हम परसेंट और परसेंटेज ऑफ को कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई हो तो मुझे जल्दी से बताइए। कोई डाउट हो, कुछ भी दोबारा पूछना हो, कोई दोबारा बात करनी हो तो बताइए। चलो फिर इसका मतलब आगे बढ़ते हैं।
आज एक और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर के, जो कि जुड़ा हुआ है किससे? आइदर से या वेट। आइदर की कहानी कल के लेक्चर में रखेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे ईच के बारे में और एवरी के बारे में। ईच और एवरी सामान्यतः क्या होता है कि ये ईच और एवरी जो है वो दो तरह से काम करते हैं। ये स्वयं ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, या मैं इसे ऐसे समझाऊं तो आप और बेहतर समझ पाएंगे कि जो ईच है वो दो तरह का काम करता है। ये एडजेक्टिव भी बन जाता है नाउन के पहले लग करके, और ये कभी कभी खुद प्रोनाउन भी बन जाता है, कर्ता बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा ईच हैज और ईच हैव। लेकिन एवरी जो है वो एवरी केवल और केवल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जब इसे हम प्रोनाउन की तरह यूज करना चाहें तो हम इसके साथ एक वर्ड लगाते हैं जिसे आप बोलते हैं एवरीवन। तो एवरी का प्रोनाउन तो एवरीवन होता है। कभी एवरी को सब्जेक्ट की तरह नहीं देखे होंगे आप। एवरी का प्रोनाउन एवरीवन होता है, लेकिन ईच जो है, ईच दोनों की तरह काम कर देता है। वो कर्ता भी बन सकता है और वो एडजेक्टिव भी बन सकता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लिए जो जरूरी कॉन्सेप्ट जानना है वो ये है कि अगर किसी भी वाक्य में ईच सब्जेक्ट बन जाए, किसी भी वाक्य में ईच सब्जेक्ट बन जाए, तो ईच बन जाए और चाहे एवरीवन बन जाए। किसी भी वाक्य में अगर एवरीवन या ईच कर्ता बन जाता है तो आप हमेशा दोनों को सिंगुलर वर्ब ही दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सिंगुलर कंसीडर होते हैं और इसीलिए क्रिया भी कैसी लेंगे? एक वचन की लेंगे। आप चाहे तो रट लें कि ईच और एवरी दोनों, ईच और एवरीवन दोनों सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। ईच भी सिंगुलर प्रोनाउन होता है और एवरीवन भी सिंगुलर प्रोनाउन होता है। अग्री? लेकिन कभी कभी यही ईच और एवरी जो है वो प्रोनाउन की तरह यूज ना होकर के एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाते हैं। ऐसा वाक्य लिखा होता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। मैं अगले वाक्य पे ले लेता हूं थोड़ा सा इस स्लाइड पे। जैसे ऐसा लिखा होगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब यहां पे वॉज लगाना है या वर लगाना है, ठीक है? यहां पे कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों जब ये कर्ता बनेंगे ईच और एवरीवन, तब तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा ही। लेकिन भले ही एंड से दो नाउन जोड़ दिए जाएं, लेकिन अगर कभी किसी वाक्य में आपको ईच नाम का वर्ड या एवरी नाम का वर्ड मिल जाए, तो देखो यहां पे नॉर्मली तो एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों लगेगा बहुवचन जैसा है। लेकिन अगर उस वाक्य में ईच और एवरी दिख जाए तो भले ही एंड से दो नाउन जुड़े हों, वर्ब हमेशा ही सिंगुलर लगाइएगा। भले ही ईच बॉय लिखा हुआ है और ईच गर्ल, अगर यहां नहीं लिखा होता ईच बॉय एंड गर्ल लिखा होता ना, तो हो सकता है हम प्लूरल पे चले जाते, क्योंकि बॉय एंड गर्ल प्लूरल हो जाता। लेकिन चूंकि ईच नाम का शब्द लिखा है, एवरी नाम का शब्द लिखा होता, तब हम हमेशा और हमेशा कैसा लगाते? सिंगुलर वर्ब को प्रयोग करेंगे। आप इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है? तो ईच कर्ता बने तो सिंगुलर, और ईच अगर किसी वाक्य में आ जाए, एवरी किसी वाक्य में आ जाए, तो भले ही एंड से दो नाउन जुड़ रहे हों। अच्छा, चूंकि ये खुद सिंगुलर होता है इसलिए अपने साथ कभी बॉयज नहीं लाएगा। ईच बॉयज नहीं हो सकता, ईच बॉय ही होगा। एवरी बॉय ही होगा, एवरी बॉयज नहीं होगा। तो ईच और एवरी अगर किसी वाक्य में आ बस जाए तो वर्ब सिंगुलर कर देना। और या तो अगर ये ईच कर्ता बन जाए, एवरीवन कर्ता बन जाए, तब पर भी वर्ब कैसे कर देना है? सिंगुलर ही कर देना है, ठीक है? तो क्या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुए? जितनी चीजों पर हम आप चर्चा कर चुके हैं, क्या वो सारी बातें एकदम कंफर्म्ड हैं, समझ में आई? अगर ऐसे कोई प्रश्न आए तो उन पर आप सोच पाएंगे, आंसर कर पाएंगे उनका, ठीक है? बताइए। बोलिए भाई। तो चलिए, क्या क्या पढ़ लिया? एक तो हम लोगों ने पढ़ा
परसेंट ऑफ के बारे में, परसेंटेज ऑफ के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउन के नॉर्मल केसेस, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल देखे, ऑल के केसेस पढ़े, ठीक है। ईच और एवरी के केसेस पढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज के वीडियो में सफिशिएंट चीजें पढ़ ली। मैंने कल आपसे फिर पूछा था, आप बताइए कि क्या हम यहाँ पे क्लासेस का ड्यूरेशन और बढ़ा सकते हैं क्या? अगर क्लासेस 45 मिनट की हो जाए तो आपके लिए ठीक होंगी। क्या हम वोकैब के सेशन को भी ऐड कर सकते हैं क्या इसमें? 5-10 वोकेबलरी भी अगर आप कहेंगे तो ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय, महत्वपूर्ण जो राय है, आपके बहुमूल्य समय निकाल करके राय जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।